आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 2। आईसीएससी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल बन पाते हैं सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल हम आपके पास लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछता है क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत बार हम लोग कैपिटल ई और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बार स्मॉल ई और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन में कभी कैपिटल ई और कैपिटल डी भी लिख देगा और कभी स्मॉल ई और स्मॉल डी भी लिख देगा। तो आपको समझ देना है कि दोनों का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का दो तरीका होता है। फर्स्ट को बोलते हैं परसेंटेज मेथड, सेकेंड को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। अच्छा, कब कौन सा मेथड लगाए, देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर डिमांड, ध्यान देना, अगर डिमांड और प्राइस दोनों परसेंटेज में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर ये दोनों में से कोई एक भी परसेंटेज में नहीं दिया हो, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक परसेंटेज में नहीं दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और आपका टेंशन दूर करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड। ओहो बताना भूल गए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का दो तरीका होता है, परसेंटेज मेथड और सेकंड होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, डर गए होंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या डेल्टा डेल्टा बोल रहा है। भाई 2 मिनट दो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। समझ में आ गया, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आपका टेंशन को भगाते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज बाई 40% एंड accordingly its demand fall by 80%, what is price elasticity of demand। यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लिख लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वेश्चन पढ़िए, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज बाई 40%, प्राइस कितना हो रहा है 40%, डिमांड फॉल कितना हो रहा है 80%। तो पहला है डिमांड, डिमांड पर 80%, प्राइस कितना है 40, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 42 जा 80 कैंसिल, धुआं धुआं क्वेश्चन हो गया। क्या था, कुछ भी नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर प्राइस और डिमांड दोनों परसेंटेज में दिया हो तब आपको ये फॉर्मूला परसेंटेज मेथड वाला लगाना है। ठीक है, समझ गए। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं दिया है तब आपको लगाना है प्रोपोर्शनेट मेथड। उस समय भी अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो बन जाएगा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें समय कम लगेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10 to 8, डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 5। कह रहा है क्वेश्चन कि सपोज कीजिए कि इस पेन का दाम पहले 10 रुपया था तो अब 8 रुपया हो गया। अरे क्वेश्चन यही ना बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 10 to 8, अगर इस पेन का दाम 10 रुपया था तो अब कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, फॉल हो गया। डिमांड राइजेज फ्रॉम 4 to 5, जाहिर सी बात है अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, 4 to 5 यूनिट। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पर दोनों परसेंटेज में नहीं दिया है, तो आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, नो डाउट, कोई भी फार्मूला से आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन आपको इस फार्मूला से बनाना है क्योंकि इसमें समय कम लगेगा, अगर इससे बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। दोनों मेथड से हम बनाए हैं, चलिए देखते हैं। बाय यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड कैसे बनेगा, ED इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, P 10 था और न्यू प्राइस P1 माने न्यू प्राइस, पहले 10 था अब कितना हो गया, नया प्राइस कितना हो गया 8, तो नया प्राइस को हम लोग बोल दिए P1। समझ में आ रहा है, पहले का प्राइस 10 था अब ये फॉल होकर 8 हो गया, यानी न्यू प्राइस कितना है P1। उसी तरह क्वांटिटी डिमांड पहले 4 था अब राइज अप हो गया, कितना हो गया 5, तो Q, तो ये हो गया Q1। समझ में आया। अब देखिए
डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्यू, Q1 माइनस Q1 कितना है, देखिए वहां से 5 है, 5 माइनस Q कितना है 4, तो 5 माइनस 4 1। डेल्टा P कितना है P1 माइनस P, तो P1 कितना है 8, P कितना है 10, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, डेल्टा Q कितना है 1, तो यहाँ पर 1, Q कितना है वहाँ से देखिए 4, तो यहाँ पर 4, P कितना है, P देखिए कितना है 10, और डेल्टा P कितना है -2। अब कैंसिल कीजिए तो देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 5, 5/4 आया। 5/4 को अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.25 निगेटिव में। तो ये जो निगेटिव आ रहा है, अगर आप निगेटिव नहीं भी लगाएंगे तो आपका ये सवाल सही है, लेकिन आपको निगेटिव लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि निगेटिव साइन सिग्निफाइज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, निगेटिव साइन मतलब क्या हुआ, निगेटिव साइन यह दर्शाता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आया, सवाल आपको समझ में आया। प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे निकाले, ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्यू कैसे निकला, Q1 माइनस Q1 हमारा गिवन है क्वेश्चन में, Q भी गिवन है, और डेल्टा P P1 माइनस P, न्यू प्राइस माइनस जो लास्ट का प्राइस था, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 आ गया। अब इसको अगर हम परसेंटेज मेथड से बनाएं तो थोड़ा हमको समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम यही सजेस्ट देंगे कि अगर हमारा जो वैल्यू है परसेंटेज में नहीं दिया है तो आपको प्रोपोर्शनेट मेथड लगाना है। अगर बाई यूजिंग परसेंटेज मेथड तो फॉर्मूला क्या होगा, इट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। ठीक है, अब देखिए डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, अब डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, अब डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, और फिर से आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। अरे भाई डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, ऐसे ही ना निकलेगा, और डेल्टा पी कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो सारा प्रोसेस यहाँ से हम निकाले हैं, डेल्टा क्यू 1, ठीक है, क्यू कितना है 4 इंटू 100 कर देंगे तो 4 25% हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो डेल्टा पी कितना निकाला है यहाँ से देखिए -2, और पी कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 और ये 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो -20% ये हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 25, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20, परसेंटेज कैंसिल, और कितना बच गया 25 और 20 बच गया, तो 25 5 बार में जाएगा, और ये 4। अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना, माइनस का साइन यहाँ पर है, 20 माइनस आया है, यहाँ पर 20 -5/4, और यही माइनस आप करेंगे तो फिर यही, तो देखिए इस मेथड से भी करेंगे तो वही आंसर, इस मेथड से करेंगे तो वही आंसर। समझ में आया, लेकिन इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड से ये आप निकालें, इसमें क्या करना है, ये निकाल कर डायरेक्ट आप फार्मूला पर बैठा दिए, लेकिन इसमें तो पहले ये निकालिए, फिर इस पे बैठाइए, फिर इसमें बैठाइए, और फिर इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये तो क्वेश्चन आपको समझाए हैं, दोनों परसेंटेज में दिया था, रख कर वैल्यू उड़ा दिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ गुड इज -0.2। ठीक है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दे दिया गया है। ठीक है, देयर इज अ 5%, इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन द प्राइस, यानी चेंज इन प्राइस भी आपको दे दिया है 5%। ठीक है, यानी अब डिमांड पूछेगा, देखो भाई खेल यही है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, या ये दोनों दे देगा तो ये पूछेगा, तीनों में से 2 दे देगा, 1 पूछेगा। आप नहीं निकाल पाइएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। तो देखिए इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया, चेंज इन प्राइस दे दिया, डिमांड पूछा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्वांटिटी डिमांड दिया है, प्राइस दिया है, तो क्वांटिटी डिमांड नहीं निकलेगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इनटू प्राइस चेंज इन प्राइस। दोनों को अगर आप कीजिएगा, देखिए कितना है 0.2 और ये 5 है, यहाँ पर हम कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए आपको ED बराबर परसेंटेज चेंज
इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज, अरे भाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही ना फॉर्मूला होता है। आपको ये गिवन है, कितना गिवन है, माइनस का 0.2, ये नहीं गिवन है, हम इसको मान लेते हैं x मान लो। प्राइस गिवन है, प्राइस कितना है 5%, तो ये x हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 5 माइनस है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी माइनस का 1% आएगा। माइनस का कितना परसेंट आएगा 1, लेकिन तुम जानते हो कि डिमांड हमारा माइनस में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया 1। तो देखिए यहाँ पर लिखा है परसेंटेज फॉल इन डिमांड 1%, डिमांड फॉर द प्राइस ऑफ गुड विल बी फॉल बाई 1%। समझ में आ गया कैसे हम ये कैलकुलेशन किए थे, पहले से ही कैलकुलेशन कर दिए, क्योंकि मोबाइल पकड़ कर बनाने में और फिर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए हम कैलकुलेशन पहले से ही लिख कर लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है, इससे हाई लेवल का वो पूछ ही नहीं सकता है सी यार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना है। गिव द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ 5% fall in the price of a good, its demand rises by 12%. Find the price elasticity of demand. Third question, what type of good is this? देखिए यहीं पर लड़का फंसता है, उसको यहीं दो नहीं समझ में पॉइंट आता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी को डिफाइन कीजिए। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, काम खत्म। क्या है प्राइस इलास्टिसिटी, यही तो है। चलिए देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। बोला है फॉर्मूला देने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, ईपी इक्वल टू इलास्टिसिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5% फॉल ऑफ इन द प्राइस ऑफ अ गुड इट डिमांडेड राइजेज बाई 12%। ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो कौन सा मेथड लगाना है, परसेंटेज मेथड। दोनों परसेंटेज में दिया है, देखो यहाँ पर परसेंटेज मेथड लगाए हैं, ये भी 12%, ये भी 5%, परसेंटेज कैंसिल, डिवाइड दोगे तो 2.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन, तो व्हाट टाइप ऑफ गुड इज दिस, गिव रीजन। अच्छा, अब इसको देखकर तुमको अनुमान लगाना है कि कैसा चेंज हो सकता है, इन इलास्टिक, यूनिटरी, कैसा चेंज है ये। तो ये है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। कैसा है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यानी नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है। अगर ये पेन है और इस पेन का दाम है 10 रुपया और घट कर हो गया 8 रुपया, तो डिमांड बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल ही ना हुआ। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये इसका दाम है 10 रुपया और घट कर हो गया 8 रुपया, तो हम इसको एक बोरा नहीं ना खरीदेंगे, तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको बोल दिए नॉर्मल गुड है, कुछ ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, क्यों, रीजन, तो रीजन है यहाँ वहाँ पर पूछा है ना कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड इज दिस, गिव रीजन। तो रीजन में आपको लिखना है कि दिस टाइप ऑफ गुड इज हाईली प्राइस इलास्टिक डिमांड बिकॉज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू अ हाई चेंज इन डिमांड। समझ में आ रहा है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द सच गुड्स। तो आप टेलीविजन लिख लीजिए, मिल्क लिख लीजिए, पेन लिख लीजिए, या आप बुक्स लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल समझना है, इसको लिख लाए थे आपको समझाने के लिए, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। टेलीविज़न आप एक बार खरीद लिए, आपको कितना दिन वो चलता है, 5 साल 10 साल चलता है ना। लेकिन मिल्क का पैकेट आप एक खरीद लिए तो कितना देर चलता है, 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए ये नॉन ड्यूरेबल है, ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, तो टेलीविज़न हमारा टिकाऊ होता है, ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबा
समय तक टिकने वाला, लंबे समय तक टिकने वाला जो सामान होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। और मिल्क क्या है हमारा, नॉन ड्यूरेबल। समझ में आया। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा जो बनता है ये हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। ये शायद ही अभी तक तो नहीं पूछा गया है रेवेन्यू से, ये जब आप 11th 12th में इकोनॉमिक्स लेंगे तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले ये नोट हम लिख दिए हैं। नोट में क्या लिखे हैं, इफ क्वांटिटी डिमांड इज नॉट गिवन देन एक्सपेंडिचर इज गिवन। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड न देकर आपको एक्सपेंडिचर देगा। आपको क्वांटिटी डिमांड पहले निकालना पड़ेगा और क्वांटिटी डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 कंज्यूमर स्पेंड 500, इफ प्राइस फॉल टू 5 कंज्यूमर स्टिल स्पेंड 500, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए बॉक्स बना लिए। प्राइस P1 कितना है 10, कितना फॉल हुआ 5, यही ना बोल रहा है। एक्सपेंडिचर जब प्राइस 10 था तो फिर भी हम 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं, जब 5 रुपया हुआ फिर भी हम 500 रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे Q और Q1। Q और Q1 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से क्वांटिटी डिमांडेड बाई एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। प्राइस कितना है 10, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना है 500। अरे भाई क्वांटिटी डिमांडेड बाई एक्सपेंडिचर बाई प्राइस होता है, रट जाइए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, एक्सपेंडिचर बाई प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, एक्सपेंडिचर 500, प्राइस कितना है 10, कैंसिल करेंगे तो 50 हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड बाई एक्सपेंडिचर बाई प्राइस तो 500, और ये P1 कितना है 5, तो ये 100 आ जाएगा। तो Q हमारा 50 और Q1 कितना आया 100। समझ में आ गया। अब तो आपको मिल गया P और P1, Q और Q1, तो इससे आप निकाल लेंगे डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P, 5 माइनस 10 यानी -5, डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q, 100 माइनस 500, कितना आ गया 50। अब यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा Q हमारा 50 है, Q हमारा 50 है, P हमारा 10 है, डेल्टा P हमारा 5 है। सबको कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर 2 आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको लिख देना है माइनस जब भी आए आपको लिखना है निगेटिव साइन सिग्निफाइज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इन्वर्स रिलेशन आपको समझ में आता है कि नहीं। प्राइस इज इन्वर्सली रिलेशन टू डिमांड, मतलब इसका इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारा घटेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। ठीक है, ये सब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो ये हो गया इन्वर्सली मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। डायरेक्टली मीन्स वो भी बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा यार, जो भी पूछेगा हम सारा आपको बता दिए हैं। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। जो भी बुक में आपको क्वेश्चन दिया गया है आप उसको सॉल्व करते रहिए। ये कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल आपके बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम उठा कर लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे कुछ मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए।